हो के मायूस ना यूँ शाम सा ढलते रहना, हो के मायूस ना यूँ शाम सा ढलते रहना, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहना, एक ही पाँव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहना। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, A1 पेपर का साइज़ होता है। A1 पेपर का साइज़ कितना होता है? तो पहला है 594 गुने 841। ऑप्शन नंबर 2 है 210 गुने 297। ऑप्शन सी है 148 गुने 210। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A1 पेपर का साइज़ होता है। तो पेपर का साइज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे पास 5 तरह के पेपर होते हैं। A0 का, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का और A5 तक का पेपर होता है। तो इसमें पूछ रहा है A1 पेपर का साइज़। तो A1 पेपर का साइज़ आइए देख लेते हैं कितना होता है। A0 का होता है 841 गुने 1189 और A1 का साइज होता है 594 गुने 841। 594 गुने 841 यानी कि A1 जो है 594 गुने 841 होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो ये आपको पेपर का साइज़ एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो सभी पेपर का साइज़ जो A0 से लेकर के A5 तक का होता है आपको याद रखना पड़ेगा। बहरहाल A1 का साइज़ 594 गुने 841 मिलीमीटर होता है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, A1 का पूछ सकता है या A0 का पूछ सकता है। तो A0 का होता है 841 गुने 1189 मिलीमीटर। हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, ये 594 जो है यह है पेपर की चौड़ाई और 841 जो है यह है पेपर की लंबाई। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 841 गुने 1189 मिलीमीटर ट्रिमिंग माप वाले पेपर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है A4, ऑप्शन बी है A2, ऑप्शन सी है A0, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है A0। A0 का जो साइज़ होता है, A0 पेपर का साइज़ 841 गुने 1189 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय मानक संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है फुल स्केल, ऑप्शन बी है निम्न स्केल, ऑप्शन सी है उच्च स्केल और ऑप्शन डी है सभी। तो स्केल जो है इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्केल 3 प्रकार के होते हैं। एक फुल स्केल होता है, एक रिड्यूसिंग स्केल होता है और एक लार्ज स्केल होता है। यानी कि फुल स्केल ये हो गया, निम्न स्केल मतलब रिड्यूसिंग हो गया, ये रिड्यूसिंग स्केल है, उच्च स्केल का मतलब लार्ज स्केल। यानी कि ऑप्शन डी है सभी, इनमें से सभी।
ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मौसम में पेंसिल की लैड कठोर हो जाती है? जो पेंसिल की लैड होती है, ये हमारे हाथ में पेंसिल है, इस पेंसिल का लैड क्या है? ये वाला जो है, ये आगे वाला पोर्शन जिसे हम लोग लिखते हैं, ये पेंसिल का लैड होता है, इसको लैड बोलते हैं। तो लैड किस मौसम में कठोर होता है? तो स्वाभाविक है, जब ठंडी बढ़ती है तो कोई भी चीज़ हार्ड होने लगता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन ए है गर्मी में, ऑप्शन बी है सर्दी में, ऑप्शन सी है बारिश में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यानी कि सर्दी में, ठंडी के दिनों में जो पेंसिल का लेड होता है वह कठोर हो जाता है। कोई भी वस्तु ठंडी के दिनों में कठोर हो जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 5, ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ड्राइंग बोर्ड बनाने में, या देख लीजिए, ड्राइंग बोर्ड बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गांठ वाली लकड़ी, ऑप्शन बी है ठोस लकड़ी, ऑप्शन सी है नरम लकड़ी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नरम लकड़ी। जब भी हम लोग ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं वह नरम लकड़ी का बनाते हैं, क्योंकि हमको उसमें पिन वगैरह हलाना होता है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करना होता है पिन के द्वारा। तो नरम लकड़ी नहीं होगा तो हम लोग पिन वगैरह उस पर हला नहीं सकते हैं, गाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड के बटन का उद्देश्य क्या है? ड्राइंग बोर्ड के बटन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आपका ड्राइंग बोर्ड इस तरीके का होता है। ये मान लीजिए कि ड्राइंग बोर्ड है आपका। ये ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, आपके पास ये ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ लकड़ी के 2 बटन लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लकड़ी के जो नीचे 2 बटन लगे होते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन में यही है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के बटन का उद्देश्य होता है, यानी ये वाला जो बटन यहाँ से पूरे लंबाई में लगा रहता है, और यहाँ पे काले रंग की पट्टी होती है जिसको हम लोग इबोनी स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे काले रंग की पट्टी लगी होती है और ये बटन होता है। ठीक है, तो इस बटन का उद्देश्य क्या है, सवाल में ये पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रिप को फास्टन करने के लिए, दूसरा है बी वार्पिंग रोकने के लिए, तीसरा सी है स्ट्रैप को सपोर्ट करने के लिए, और चौथा है टेबल में रेस्ट करने के लिए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? वार्पिंग को रोकने के लिए। यानी कि इसका हम लोग इसको लगाने का उद्देश्य है, बटन को लगाने का क्या उद्देश्य है? बटन के लगाने का उद्देश्य है वार्पिंग को रोकने के लिए। वार्पिंग का मतलब होता है मुड़ना। इस ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए यहाँ पे हम लोग नीचे 2 बटन्स लगाते हैं ताकि ड्राइंग बोर्ड मुड़ने ना पाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा चित्र मापन का उचित ढंग है? कौन सा चित्र मापन का उचित ढंग है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इस तरीके से चित्र है ऑप्शन ए में, देखिए। ऑप्शन बी है, इस तरीके से मापन दिखा सकते हैं। क्या इस तरीके से दिखा सकते हैं? क्या इस तरीके से दिखा सकते हैं? तो इसमें जो है
मापन का उचित ढंग ये भी है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये सी वाला ऑप्शन सी का प्रयोग करते हैं। मेज़रमेंट हम लोग ज़्यादातर डायमेंशनिंग जो है इस तरीके से करते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, इसलिए ऑप्शन सी होगा सही। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। ये देखिए, ये हमारा टी स्क्वायर ऐसे होता है ना, इस तरीके से टी स्क्वायर होता है, ऐसा है ना। तो ये कोण पूछ रहा है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 9 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ऑप्शन डी सही है, 90 डिग्री। यानी कि टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच में जो कोण बनता है वह कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A0 ड्राइंग शीट का साइज वर्ग मीटर में कितना होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्राइंग शीट कई प्रकार के होते हैं। A1 का होता है, A2 का होता है, A3, A4, A5 तक का होता है। ठीक है, तो A0 का साइज जो होता है मिलीमीटर में 841 गुने 1189 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 841 गुने 1189 मिलीमीटर mm में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 1 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर, आधा वर्ग मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है जो मिलीमीटर में साइज है इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ग मीटर में। आप यहाँ फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 में A0 ड्राइंग शीट का साइज वर्ग मीटर में कितना होता है। तो जब इसको आप वर्ग मीटर में कन्वर्ट करोगे 841 गुने 1189 को, तो वर्ग मीटर में आपका 1 वर्ग मीटर आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1 वर्ग मीटर है और यही सही है। 841 गुने 1189 को जब हम लोग वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1 वर्ग मीटर आता है और ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग में होता है। ये जो टी स्क्वायर हमने ये बनाया है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, सवाल में ये है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ए समानांतर और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए, ऑप्शन बी है क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए और ऑप्शन डी है सभी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, वैसे तो हम लोग टी स्क्वायर से केवल क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं, लेकिन जब हम लोग इसमें इसके द्वारा सेट स्क्वायर का प्रयोग करके इसके द्वारा जब रेखाएं खींचते हैं सेट स्क्वायर के साथ, इसका जब प्रयोग हम लोग करते हैं तो लंबवत रेखा भी खींचते हैं, क्षैतिज रेखा भी खींच लेते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी खींच लेते हैं। यानी कि टी स्क्वायर के लिए हम लोग कौन कौन सा लाइन खींचते हैं? समानांतर और लंबवत रेखा भी खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं। क्षैतिज का मतलब धरती के पैरेलल में, और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब इस तरीके से सीधा रेखा। धरती के लंबवत रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और सभी। यानी कि ऑप्शन डी सही है, सभी रेखाएं। लेकिन ऑप्शन में केवल क्षैतिज रेखा दिया रहे तो केवल क्षैतिज रेखा ही हम लोग खींचते हैं। ठीक है, लेकिन सेट स्क्वायर जब हम लोग सेट स्क्वायर इसमें लगा लेते हैं इस यहाँ पे इस तरीके से, तो हम लोग वर्टिकल रेखा भी खींचते हैं और इंक्लाइन रेखा भी खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखाएं भी खींचते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11।
ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ एक पतली काली रंग की पट्टी लगी रहती है। काली रंग की पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड हमारा इस तरीके का होता है। ये ड्राइंग बोर्ड है ना, इस ड्राइंग बोर्ड में यहाँ पे पतली काले रंग की पट्टी लगी रहती है, जिसको हम लोग इबोनी स्ट्रिप कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है इबोनी स्ट्रिप, बी है ब्लेड, और ऑप्शन सी है स्टॉक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पे जो पतले काले रंग की पट्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इबोनी स्ट्रिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ एक पतली काले रंग की पट्टी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इबोनी स्ट्रिप बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ISO 1360/1986 के अनुसार T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो T3 ब्लेड की लंबाई देख लेते हैं कितना है। ऑप्शन ए है 1500, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 700 और ऑप्शन डी है 500। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा 500। T3 ब्लेड की जो लंबाई होती है वह 500 मिलीमीटर होती है। ये T3 का हो गया, ये T3 का होता है, ये T2 का साइज होता है, और ये होता है T1 का साइज़, और ये 1500 जो है T0 का साइज होता है। ठीक है, लेकिन सवाल में आपका कह रहा है T3 ब्लेड की साइज़ क्या है, तो ऑप्शन डी सही है 500। ठीक है, आप लोग ये भी याद रख लेंगे, T2 का होता है 700, T1 का होता है 1000 और T0 का होता है 1500 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन है ए चांद, ऑप्शन बी है पैमाना, ऑप्शन सी है सेट स्क्वायर और ऑप्शन डी है फ्रेंच कर्व। तो किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, फ्रेंच कर्व के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर में चांद भी होता है, ठीक है, और पैमाना स्केल भी होता है, और उससे सेट स्क्वायर का भी काम लेते हैं। यानी कि इन तीनों का काम लेते हैं हम लोग मिनी ड्राफ्टर से। चांद का भी काम लेते हैं, पैमाने का भी काम लेते हैं और सेट स्क्वायर का भी काम लेते हैं। केवल हम लोग मिनी ड्राफ्टर से कौन सा काम नहीं लेते हैं? फ्रेंच कर्व का काम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सेट नंबर 2 का विश्लेषण किया है। कल पुनः हम आप लोगों के बीच एक तीसरे सेट को लेकर के उपस्थित होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन का ऑप्शन दबा लेंगे ताकि आपको मेरा हर आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आप मेरे वीडियो से, मेरे लेक्चर से लाभान्वित होते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।